हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोग देख पा रहे होंगे आईएएस पीसीएस मेंस जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट शुरू किए जाएंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते पहले ही मैंने अनाउंसमेंट की थी कि अब ग्लैंस एकेडमी के द्वारा एक नया इनिशिएटिव चलाया जाएगा जिसमें पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड नोट्स की क्लासेस होंगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे, जिसमें कुछ सेलेक्टेड कोचिंग और कुछ सेलेक्टेड स्टैंडर्ड बुक और साथ में जो लोग बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं, जो एस्पिरेंट सेलेक्ट हो चुके हैं 2022-23 में, और मेरे भी अपने नोट्स इंक्लूड रहेंगे, उनका कंपाइलेशन जो है कि मैं कर रहा था। जिसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति इतिहास जान सकता है जिसने अपनी ज्योग्राफी को जाना हो। यानी इतिहास और भूगोल में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि सर इतिहास को शुरू करिए, तो मैंने कहा नहीं, पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करेंगे ताकि वहां पर आपको चीजें पता हो कि आप जहां रह रहे हो वो सारी चीजें। तो इसीलिए आप सामने डिस्प्ले पर अपने एक थंबनेल देख रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग एक सिलेबस को देखें कि किस तरीके से हम मेंस के सिलेबस में क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। पूरा सिस्टमैटिक चलेंगे। पहली क्लास है, दूसरी क्लास थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन मैं उन एस्पिरेंट के लिए भी बना रहा हूं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी और हम कौन कौन सी चीजें मेंस में पढ़ेंगे। तो यहां आपके सामने सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा यूपी पीसीएस आयोग, जो कि यूपी पीसीएस का मार्च 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लेटेस्ट सिलेबस आया था, जिसमें हम लोग जीएस 1 को देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सब जो सेगमेंट होते हैं ये आपके जीएस 1 पेपर में आते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जीएस 1 पेपर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिससे आगे की क्लास आप इस तरीके से सिस्टमैटिक समझ पाओ कि हाँ, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो जरा जूम कर लेता हूं। अभी मैं यूपीएससी का भी सिलेबस दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले अभी आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि वहां आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए ही लिखा हुआ है। तो कैसे ये हेल्पफुल रहेगी, तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यूनिट नंबर आप 10 से देखोगे तो आप देखोगे कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें जल, मिट्टियां, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में, खासकर भारत के विशेष संदर्भ में। तो इसको भी पढ़ना है कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जल कैसा होता है, मिट्टी कहां पे किस तरीके की डेवलप होती है, किस तरीके के वन देखने को मिलेंगे, सदाबहारी वन क्या होते हैं, उष्ण कटिबंध वन कहां होते हैं, और ये भारत के साथ साथ और किस जगह पे या किस जलवायु पे देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो आज की हमारी यूनिट शुरू होगी वो होगी भौतिक भूगोल से, यानी जिसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थात जिस पृथ्वी पर आप रहते हो उस पृथ्वी पे जो भी संरचना आपको देखने को मिल रही है उसके पीछे का साइंस क्या है। जैसे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसकी गहरी परतों में क्या क्या चीजें, या फिर पृथ्वी पे जो घाटियां देखने को मिलती है, ज्वालामुखी देखने को मिलता है, रिफ्ट वैली देखने को मिलती है, पर्वत देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें कैसे निर्मित होती है, क्या उसमें महासागर का योगदान है, क्या उसमें केवल महाद्वीपों का योगदान है। तो ये सारी स्टडी इसमें करेंगे, जिसमें आप भूकंप को देखोगे, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिम। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिम सरिताएं, यानी कि नदी वगैरह, घाटियां जो है ये भी देखोगे। वहीं भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व के शरणार्थियों की समस्या भारत और उपमहाद्वीप के संदर्भ में, साथ में सीमांत और सीमाएं जो भारत और उपमहाद्वीप के संबंध में, और जनसंख्या अधिवास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग कवर करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। तो यहां से आप देखोगे 10 से लेकर 15 तक के सारे यूनिट्स आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर होंगे। इसी तरीके से मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस भी दिखाना चाहूंगा। अब यहां पर आप देखोगे कि संघ लोक सेवा आयोग, जो कि अभी लेटेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन आया था, इसका ये सिलेबस का पूरा नोटिफिकेशन, हालांकि बहुत लंबा है, ये टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। एक भाई ने पीसीएस का पोस्ट किया था और मैं यूपीएससी का भी पोस्ट कर दूंगा। तो यहां पर आपको मैं सिलेबस दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि सर स्टार्टिंग के आपने 3 से 4 मिनट जो है कि खाली बकवास की है, या जो भी है XYZ कुछ भी कहे, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई नई क्लास शुरू की जाती है उसमें स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट आपको समझना पड़ेगा कि हम क्लास को किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे और क्या क्या चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे जो कि जीएस पेपर 1 तो होता है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल में ये पेपर सेकंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले एसए का पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, इस तरीके से। तो सबसे पहले एसए कराता है यूपीएससी। तो यहाँ पर हम जब जीएस 1 को देखते हैं तो इसमें भी आप सेम चीज देखोगे यूपी पीसीएस से संबंधित, जैसे विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, क्या क्या मुख्य विशेषताएं अभी आपने देखी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, पर्वत, पठार, ये सारी चीजें हम देखेंगे। वहीं मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का हम वितरण देखेंगे दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप में। फिर वहीं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं और भौगोलिक विशेषताएं वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देखोगे यूपीएससी की ये भी यूनिट यहाँ से खत्म होंगी, क्योंकि लगभग सिलेबस यूपी पीसीएस और यूपीएससी का 90% सेम हो चुका है, बस ऑप्शनल को छोड़ के। तो ये सारी चीजें आपकी इसी क्लास से कवर हो जाएंगी।
साथ में अगर आप किसी और भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी के बाद आप राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो इन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस टॉपिक पे। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि प्री कम मेंस मैंने यहां पे टाइटल लिखा है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में भी सॉल्व होंगे और साथ में मेंस भी। और यहां पर आप में से कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि सर क्यों ना आप प्रीलिम्स, मतलब कि जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप नोट्स कराएंगे, मेंस ओरिएंटेड क्लासेस कराएंगे, इसके बाद हम लोग पेपर को भी सॉल्व करेंगे ताकि ये पता चल सके कि इस नोट से जो भी चीजें आपने पढ़ी उसको कैसे आप लिख पाओगे। तो बिल्कुल उस सजेशन को फॉलो किया जाएगा और आपके भी जो भी सजेशन हो आप उसे दे सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों। और अगर आप इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां पर आप मैसेज करोगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और जो भी वहां पे पेमेंट प्रोसेस होगा, पीडीएफ के चार्जेस होंगे, हर एक सब्जेक्ट के हैं, आपके जीएस 1 2 3 4 सारे मिल जाएंगे आपको, हालांकि 4 नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल के बारे में। अब देखिए यहां पर एक एक छोटी छोटी चीजों को मैं समझाने की प्रयास करूंगा ताकि आपको भूगोल की एक बेसिक समझ होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। जियो मीन्स होता है आपकी पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना, ठीक है, वर्णन करना। तो हम किसका वर्णन करेंगे? पृथ्वी का ही तो वर्णन करेंगे, इसीलिए इसको हम जियोग्राफी कहते हैं। भाई हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो कि इतिहास का वर्णन करें, लेकिन हम अगर जियो मतलब पृथ्वी है और ग्राफी मतलब वर्णन कर, अर्थात हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें सौरमंडल से शुरू करना चाहिए, तो वो भी चीज हम पढ़ेंगे। उस सौरमंडल में जो हम ग्रह देखते हैं उसमें हमारा एक होता है ग्रह पृथ्वी। तो हम इस पृथ्वी पर अध्ययन कर रहे होते हैं। तो ध्यान देना कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पृथ्वी की सतह, एक होती है पृथ्वी की सतह जिस पर हम लोग रहते हैं, और एक उस पृथ्वी का वायुमंडल भी होता है। अभी आपको स्टार्टिंग में हो सकता है क्लासेस ना समझ में आए या बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास 1 2 3 करते जाओगे वैसे वैसे आपको चीजें और उसकी उपयोगिता आपको समझ में आ जाएगी कि अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो यहां से फिर पढ़ने के बाद आपके पीवाईक्यू सॉल्व होने लगेंगे। तो पहली बात, पृथ्वी की सतह कितने प्रकार की होती है? अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि अगर आप देखोगे इस चीज को, जरा इस इमेज को देखो, ये पृथ्वी आपके सामने दिख रही है। क्या दिख रही है? पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पे जो हम लोग रहते हैं वहां पे दो ही चीजें तो देखने को मिलती है। एक आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस तरीके के कुछ कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है, जैसे ये आपको अफ्रीका देखने को मिल गया, ये आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो ब्लू कलर के शेडेड हैं, ब्लू कलर के शेड दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको क्या दिखा रहे हैं? ये वाटर बॉडीज हैं। तो पृथ्वी पे दो तरीके की बातें होती हैं, एक तो होता है स्थल की सतह जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? महाद्वीप कह देते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप। और दूसरा होता है जल की सतह, यानी जिसे हम लोग महासागर कह देते हैं। इन दोनों का ही तो हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, पृथ्वी पे एक तो पृथ्वी की सतह पाई जाती है जिसमें स्थल की सतह, जल की सतह देखने को मिलेगी। वहीं दूसरा इसमें आप देखोगे वायुमंडल होता है। क्या होता है? अगर आप देखोगे इसमें वायुमंडल देखने को मिलता है। और ये वायुमंडल कहां पे होता है? अगर इस वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो ये वायुमंडल आपको देखने को मिलता है जो इसके सराउंडिंग एरिया में होते हैं, यानी कि जो ग्लोब के सराउंडिंग एरिया में जो वायु होती है उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या? वायुमंडल। अब वायुमंडल का भी अध्ययन हम कहां पे करेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है। अब जरा अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम करते हैं इसकी, तो यहां पर आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी? पहली चीज हम देखते हैं परत। परत कितने प्रकार की होती है? आपने पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी से ऊपर की ओर हम देखते हैं तो हमें 5 प्रकार की मुख्य परतें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आपको सेकंड नंबर पे समताप मंडल देखने को मिलेगी, फिर उसके ऊपर थर्ड नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगी? मध्य मंडल देखने को मिलेगी, फोर्थ नंबर पे आपको आयन मंडल देखने को मिलेगी, और फिफ्थ मंडल पे मतलब फिफ्थ नंबर पे आपको बाह्य मंडल देखने को मिलेगा। तो ये होती हैं परतें। लेकिन उन परतों के अंतर्गत जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें होती हैं उनका हम देखते हैं कि गैसों का एक समांगी मिश्रण कहलाता है वायुमंडल, ठीक है, जिसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ओजोन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी, हेलोजन मिलेगी, और भी बहुत सारी गैसें मिलेंगी आपको, हीलियम वगैरह, आर्गन वगैरह, रेडॉन, ये सारी गैसें आपको देखने को मिलेंगी वायुमंडल में। तो अब यहां पे आपने समझा कि हमें तो बस पृथ्वी पे 3 स्टडी करनी है। एक स्टडी जिस पर हम रहते हैं, स्थल के बारे में बात करेंगे, उस स्थल का निर्माण कैसे हुआ, उस पे पर्वत कैसे बने, उस पे नदी घाटियां कैसे बनी, उस पे प्लेन मैदान कैसे बने, उस पे पठार कैसे बने, एक तो इसकी स्टडी होगी।
दूसरा हम जल सतह की बात करेंगे कि जो जल है, महासागर है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है हमारे जीवन में, जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं, उसके अंदर की टेम्परेचर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है उसके अंदर का, वहीं उस पर्वतों मतलब कि समुद्र के अंदर जो कटक देखने को मिलते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, जलधाराएं कैसे होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप यहां से सीख पाओगे कि हाँ, पृथ्वी पर तो यही चीजें अध्ययन की जाती हैं। दूसरा, पृथ्वी जिस वायुमंडल से घिरी हुई है उसमें हम वायुमंडल में 5 परतों का अध्ययन करते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और लास्ट में आती है आपकी बहिर्मंडल। इन 5 मंडलों का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो वायुमंडल आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है उसमें गैसों का समांगी मिश्रण होता है। मिश्रण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जहां पर यौगिकों की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन की मात्रा 78% के आसपास है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% के आसपास है, ऑर्गन की मात्रा 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है। तो अलग अलग जो यूनिट्स हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट हैं गैसों के, ये आपस में मिलकर एक मिश्रण तैयार कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी? तो ये तो स्टडी हमने देख ली पृथ्वी के बाहर की। और तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है पृथ्वी की आंतरिक परतें। कभी कभी आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, अगर उस पृथ्वी को अंदर से खोदा जाए, यानी कि कुछ उसके कट निकाले जाए, तो वो कैसी देखने में लगेगी। अगर मैं कुछ कहूं कि मान लीजिए ये आपके सामने एक ग्लोब का इमेजेस है, ठीक है, एक ग्लोब का इमेज है, आप देखोगे ये आपकी पृथ्वी थी, ये आपकी क्या थी? पृथ्वी थी। और जिसमें आप यहां पर देख भी पा रहे होगे कि ये देखो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको। लेकिन मैंने क्या किया, यहीं से कट पीस निकालने की कोशिश की, ये देखने का प्रयास किया कि पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है। मान लेते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पृथ्वी का एक तरीके से गोल है जिसमें से हमने इस पीस को कट करके बाहर निकाला। तो आप देखोगे कि आप कहां पर रहते हो। अगर आप देखोगे जूम करके तो आप इसी लेयर पे तो रहते हो, इसी पे, ये प्लेन वाला एरिया ही तो है जहां पे ये पर्वत पठार वगैरह देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलती है, फिर आपको लिक्विड भी देखने को मिलता है, सॉलिड भी देखने को मिलता है, या जिसे इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे ऊपर आपको ये जो वाली लेयर दिख रही है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्रस्ट होता है। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये मेंटल देखने को मिलेगा, इसके और अंदर जाएंगे तो आउटर कोर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जाएंगे तो इनर कोर देखने को मिलेगा। अभी इसकी हम विशेषता के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा दुर्बल मंडल होता है, कौन सा सॉलिड होता है, कहां पे जो है कि भूकंपी गति होती है, पीएसएल वेव्स क्या होती है, कहां पे मूव करेगी, ये सारी चीज हम सीखेंगे। बस मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। आज पहली क्लास में आपको ओवरव्यू ही दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि सेकेंड क्लास आपको कितनी हेल्पफुल रहेगी। चलिए, तो यहां पर आपने देख लिया कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें 3 चीजों की स्टडी करनी है। एक तो स्थल की सतह की बात करेंगे जिस स्थल पे रहते हैं, और उस जल की बात करेंगे जिस जल को हम पीते हैं। साथ में उस वायुमंडल की बात करेंगे जहां पर हम गैसों का जो है कि यूज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन होगी, जो पौधे यूज करते हैं। और उनकी परतों का, जिस परतों में हम रहते हैं, क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, चक्रवात और समताप मंडल वायुयान उठते हैं, और साथ में पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो जल के सतह की अगर हम बात करें, ये तो हम लोग पढ़ेंगे ओशिनोग्राफी, यानी कि जब समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे जल के बारे में तब पढ़ लेंगे। और जो वायुमंडल वाला है ये हम पढ़ेंगे, या परतों के बारे में बात करेंगे तो ये हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, जब हम जलवायु विज्ञान की बात करेंगे जिसमें टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे कंडीशंस को हम पढ़ेंगे, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, चक्रवात, जेट स्ट्रीम, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें स्थल की सतह की बात करेंगे, जिस स्थल पे हम रहते हैं वहां पे पर्वत पठार निर्माण, तो उससे पहले हम अंदर की परतों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अंदर की परतों की ओर चलेंगे। लेकिन इसी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे यहां पर आप देखोगे कि एक इमेजनरी जो है कि मैंने पृथ्वी को बनाया है, तो आप देखोगे ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी की सतह को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि बाहर से ही एरो खींचा गया है। लेकिन अगर मैं अंदर की ओर से ये एरो को अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये आंतरिक परतें हो गई, जिसको मैंने अभी कट करके दिखाया आपको। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये एरो, ये आपको वायुमंडल का अध्ययन दे रहा है। इसी पृथ्वी पर हमें अध्ययन करना है कि पृथ्वी की सतह की क्या स्टडी है, आंतरिक परतें क्या होती हैं, और वायुमंडल कैसा होता है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ें तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है? भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा होती है। जियोलॉजी क्या होती है? एक बहुत बड़ा विषय होता है जिसके अंतर्गत आप पृथ्वी की उत्पत्ति की स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे है, उसकी संरचना क्या है, उसका संगठन क्या है, इसका स्थल स्वरूपी विशेषताएं क्या है, क्यों जो है कि हमें एक निश्चित अक्षांश पे, निश्चित देशांतर पे हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, हमें भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है, हमें व्यापारिक पवनें देखने को मिलती है, हमें ध्रुवीय मंडल देखने को मिलते हैं। या पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो क्या इस पे मानव का जीवन था कि नहीं था, क्या इस पे खनिज पदार्थों में आपको जीवाश्म मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो किस वर्ष में मिलते थे। ये सारी स्टडी करने का मतलब ही होता है जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ शास्त्र, जो भू के गर्भ में
जैसे एक माँ होती है, माँ अपने गर्भ में बच्चे का पालन पोषण करती है 9 महीने, और 9 महीने के बाद बच्चा जो है कि जन्म लेता है और फिर वो अपने माँ के साथ रहता है या पिता के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ। यानी भूगर्भ भी तो उसी तरीके से होगी। अर्थात भू मतलब धरा, भूमि, और उसके गर्भ यानी उसके अंदर की स्थिति क्या है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। और इसी की एक शाखा होती है जियोमॉर्फोलॉजी। अब इसमें अगर हम तीनों बातों को तोड़ के अलग अलग बताना चाहें तो जियो का मतलब हो गया भूगोल, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह की बात हो गई। और मॉर्फी का मतलब हो गया यहाँ पे स्थल स्वरूप। वो स्थल स्वरूप कौन से? पर्वत, पठार, नदियां, पहाड़, घाटी, रिफ्ट वैली, ठीक है। और साथ में लॉजी का मतलब होता है क्रमबद्ध या तार्किक अध्ययन करना। अर्थात जिस भूगोल को हम देख रहे हैं या जिस पृथ्वी को हम देख रहे हैं उसका एक क्रोनोलॉजी के साथ क्रमबद्ध तरीके से तार्किक रूप से उसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहूंगा। हालांकि जब मैपिंग की क्लास हो रही थी, मैंने पहला लेक्चर आपको कराया था, तो उसमें भी ये इमेजेस दिखाई थी। जिन लोगों ने मैपिंग की क्लास मेरे साथ करी होगी या कर रहे होंगे तो वो लोग भी समझ गए होंगे कि हाँ, इस मैपिंग के अंतर्गत मैंने क्या समझाया था। आप लोग मैपिंग की क्लास भी अगर करोगे इसके साथ तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी और स्ट्रांग होगी। और अगर आप इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे पूरी जानकारी मिल जाएगी और हर तरीके की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। अब सबसे पहली बात आती है कि अगर आप किसी भी महाद्वीप को देखते हो तो महाद्वीप में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? चलो पहले मैं एक इमेज दिखाता हूं इसके साथ में। मैंने यहां पर क्या ले रखा है? मैंने यहाँ पे भारत का ही मैप लिया है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। अच्छा, भारत के मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? अरेबियन सी देखने को मिल रहा है, यानी कि वाटर बॉडीज देखने को मिल रही है। और इस तरफ पूर्वी तरफ भी क्या देखने को मिल रहा है? बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है जो व्हाइट व्हाइट, ये क्या है दोस्तों? ये म्यांमार देश है। तो ध्यान देना कि एक तरफ आपने यहाँ पे देश देख लिया, यहाँ चाइना देख लिया, यहाँ भूटान देख लोगे, यहाँ नेपाल देख लोगे, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी वाटर बॉडीज आसपास जितने भी भारत को जो है कि लैंडलॉक करती है, इसके बारे में। तो किसी भी देश में अगर आप देखोगे तो पूरब से पश्चिम की ओर जाओ या पश्चिम से पूरब की ओर जाओ, कुछ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेंगी? आप इस चीज को देखना। मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा है दोस्तों? वेस्टर्न घाट लिखा हुआ दिख रहा होगा। और अगर आप लोग तैयारी करो तो कुछ चीजें आपको पता होंगी। ये कोस्टल एरिया हो गया, इसके बाद प्लेटू देखने को मिलता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेन देखने को मिलता है, मैदानी क्षेत्र, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जरा आप इस पे नजर डालो मेरे डायग्राम पे कि सबसे पहले किसी भी देश में आप अगर एक तरफ से चलते हो तो आपको पर्वत देखने को मिलता है। पर्वत यानी माउंटेन, इसको नंबर 1 दिया है। मैं इसकी विशेषताओं की बात करूंगा। फिर पर्वत के नीचे जब आप उतरते हो तो आपको पठार देखने को मिलता है। यानी अगर आपने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था मैप मेरे साथ तो आपको याद होगा कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा निवादा, रॉकी रेंज। उसके बाद मैंने आपको कोलंबिया पठार भी पढ़ाया था, ब्रिटिश कोलंबिया स्नेक पठार व युकान पठार, अलग अलग पठार भी आपको पढ़ाए थे। तो क्या वो पर्वत से पहले थे? नहीं, पर्वत से नीचे की भूमि होती है। यानी अगर पर्वत के शिखर की बात करें तो कुछ नुकीला होता है, जबकि पठार यहाँ पे समतल होता है। फिर थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको मैदान देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया, जो कि 3rd नंबर पे। इस प्लेटू के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मैदान देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप मैदान तक पहुंचोगे इस वाले जोन तक, फिर इसके बाद आपको एक कोस्टल रीजन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है? छोटा करता हूं मैं, ये देखिए, ये क्या देखने को मिला है? कोस्टल रीजन देखने को मिला है। हालांकि कोस्टल रीजन इधर भी है, लेकिन मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से कोई कंट्री का विकास होता है। तो यहां पर आपको पर्वत देखने को मिल गए वेस्टर्न घाट में, और यहां पे आपको पठार देखने को मिला, फिर यहां पे आपको प्लेन एरिया देखने को मिला। इसके बाद आपने कोस्टल रीजन को देखा, यहां तक बंगाल वगैरह, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक, ये आपने कोस्टल रीजन देख लिया। अब अगर मैं बात करूं कोस्टल रीजन के बारे में, तो कोस्टल रीजन के बाद आपको क्या देखने को मिलता है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी देखने को मिली, अर्थात वाटर बॉडीज देखने को मिल रही है। तो आप यहां पर भी तो देख सकते हो ना, कोस्टल रीजन के बाद आपको क्या देखने को मिला? ये इस तरीके से समुद्र देखने को मिल रहा है कि नहीं? हालांकि अभी चीजें नहीं समझ में आएंगी, अभी मैं इसको इस इमेजेस को हटा दूंगा इंडिया की, तो आप समझ जाओगे। वाटर बॉडीज देखने को मिली कि नहीं? बताओ, मिल गई ना। इसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप देखोगे वाटर बॉडीज के बारे में बात करूं तो यहां पर आप देखोगे कि वाटर बॉडीज के बाद आपको इस तरीके की कुछ भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी, और वे फिर ओशनिक रिज देखने के बाद ये एक जो है कि पर्वत का निर्माण करेगा, जो यहां पर आपको म्यांमार देश में देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे सारे कटक वगैरह देख लेंगे सागर के अंतर्गत, तो यहाँ पे फिर हम एंट्री कहाँ पे करेंगे? पहाड़ वगैरह देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अराकान युमा वगैरह देखने को मिलता है, यानी फिर हम म्यांमार में एंट्री कर गए हैं। अब यहाँ पर आपको इन शॉर्ट में आपको समझाता हूँ।
तो किसी भी देश का विस्तार या किसी भी महाद्वीप का विस्तार इसी तरीके से होता है। आपको अगर एक छोर पे पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्वत से नीचे उतरोगे तो प्लेटू देखने को मिलेगा, प्लेटू यानी पठार से नीचे उतरोगे जब थोड़ा सा तो मैदान देखने को मिलेगा। और आप देखोगे मैंने जो डायग्राम बनाया, इमेजेस बनाई है, वो इसी तरीके से कि आपको पर्वत सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे पठार, फिर उससे नीचे मैदान, और जैसे ही आप मैदान के तट के किनारे जाओगे तो यहाँ पे तटीय मैदान देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्योंकि इसके बाद वाटर बॉडीज शुरू हो जाती है, और ये पूरी वाटर बॉडीज होने के बाद यहाँ पे आपको दो कटक देखने को मिल जाएंगे, और इसके बाद फिर एक नया जो है कि देश शुरू हो जाता है। अब जरा एक एक पॉइंट को आप समझ लो और उसकी विशेषताओं के बारे में आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले पॉइंट पे क्या लिख रहा है, पहले नंबर पे आपका पर्वत है। तो पर्वत की विशेषता क्या होती है? पहली चीज, इसका ढाल तीव्र होता है। अगर यहां से आप कोई चीज को गिराओगे तो बहुत तेजी से गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ढाल तीव्र होता है दोस्तों। दूसरा, शिखर इसका नुकीला होता है। हालांकि मैंने थोड़ा सिवलिंग टाइप का बनाया है, लेकिन इसका शिखर नुकीला भी होता है। और इसका आधार चौड़ा होता है। अगर आप इसके बेस को देखोगे तो इसका बेस आपको चौड़ा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से नुकीला देखने को मिलता है कि नहीं, और यहाँ पे ढाल बहुत तेज होती है। तो नंबर एक पे जो पर्वत है उसकी ये विशेषताएं होती है कि उसका ढाल तीव्र होता है, उसका शिखर नुकीला होता है, उसका आधार भी चौड़ा होता है। अब यहाँ पे जो एस्पिरेंट पहले से तैयारी कर रहे होंगे वो समझेंगे कि बहुत बेसिक चीजें आप पढ़ा रहे हो, लेकिन वही चीज है ना कि जब भी किसी चीज को तैयार कराया जाता है, जब भी किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसमें एक समय लगता है, और समय के साथ चीजें जब आप सीखते हुए चलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बहुत सारी नई चीजें आप सीखते हो। और जो बिगिनर बच्चे हैं उनको नो डाउट बहुत अच्छी ये क्लास लग रही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी हार्ड वर्क तरीके से इस नोट्स को कंपाइल करके तैयार किया गया आपके लिए। अब यहां पर आप देखोगे, इसके बाद जब आप देखोगे मैदान के बाद कोस्टल एरिया में आते हो, तो कोस्टल एरिया में ऐसा नहीं है कि अचानक से यहां गिरे और तुरंत जो है कि बहुत गहरी खाई में चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम लोग समझ रहे थे। सेकंड नंबर पे आप पठार की बात करोगे तो इसका मंद ढाल होता है, यानी कि ढाल तो होता है लेकिन मंद होता है। शिखर इसका सामान्यतः चपटा होता है, और मैदान से ऊंचा होता है, क्योंकि मैदान की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ऊंचा है इससे, है ना, लेकिन पर्वत से क्या है, ये नीचा है। तीसरे नंबर पे स्थल खंड आता है, जो कि स्थल स्वरूप में सबसे कम ऊंचाई वाला समतल या उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र हमेशा समतल नहीं होते, कुछ उबड़ खाबड़ भी होते हैं। लेकिन अगर हम स्थल स्वरूप में बात करें तो ये सबसे कम ऊंचाई वाला होता है, क्योंकि पर्वत, पठार, फिर मैदान। इसके बाद हम स्थल स्वरूप में न जाके हम जल मंडल की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अगर मैं इसको और आगे चीजों को समझाऊं थोड़ा सा छोटा, तो यहां आप देखोगे कि फोर्थ नंबर पे मैदान का वह भाग आता है जो समुद्र के किनारे होता है, जिसको हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, बीच कह देते हैं। जो हम लोग गोवा वगैरह, कर्नाटक वगैरह जहां पे भी घूमने जाते हैं, कहते हैं ना, गोवा वाले बीच पे खींच मेरी फोटो, तो ये गोवा वाला ही बीच है, ठीक है। वहां बीच पे जो है कि हम फोटो खींच रहे हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति जब समुद्र में एंट्री करता है, यानी कि उसमें एंजॉय करता है पर्यटन के रूप में, तो ऐसा नहीं है कि पानी में आते ही, समुद्र में आते ही वो बहुत गहराई में चला गया, बिल्कुल नहीं। यहां पर आपको एक महाद्वीपीय मग्न तट देखने को मिलता है 5 नंबर पे, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। अब जब वर्ड लगा हुआ है महाद्वीप, इट मीन्स कि वो महाद्वीप से संबंधित है, अर्थात वो स्थल खंड से संबंधित है। और इसकी विशेषता होती है कि वो तट का वह मैदान है जो जलमग्न हो चुका है, यानी जहां पर जल की गहराई तो कम है, ढाल भी मंद है, और इसका अधिक चौड़ा है। और ये लाभदायक होता है, क्यों? क्योंकि जब मैं आगे आपको प्रवाल पढ़ा रहा हूँ, प्रवाल भित्ति, तो प्रवालों का सर्वाधिक विकास ऐसी ही जगह पे होता है जहां पे स्थल खंड भी हो, पानी भी हो, लेकिन वो पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलेंगी। फिर आगे आप देखोगे महाद्वीप की अंतिम उभार आती है, मतलब महाद्वीपीय ढाल आती है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। अगर आप इसको देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे सीधे, यहाँ पे तो ये तरीके से, इस तरीके से आ रहा है ढाल के तरीके से, और इसके बाद आप देखोगे सीधे खड़ा है, खड़ा है कि नहीं है, इट मीन्स कि महाद्वीपीय ढाल। और यहाँ पे आप देखोगे 8 नंबर पे, ये आपको महासागर का नीतल है, जहां पे सागर की बहुत गहराई होती है, लेकिन महासागर के नीतल को और महाद्वीपीय ढाल को जोड़ने वाला आपस में जो कनेक्टिविटी पॉइंट है, ये आपका महाद्वीपीय उभार है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल रिज कहते हैं। मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूं कि ताकि आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से हो जाए, और फिर आप आगे जब मेरे साथ इन क्लासेस को करो तो आपको चीजें पता रहनी चाहिए कि हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, हम जिस पर्वत की बात कर रहे हैं, हम जिस पहाड़ की बात कर रहे हैं, वो कहां से बन रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो छठे नंबर पे आप देखोगे जल की गहराई यहाँ पे अधिक हो जाती है और ढाल तीव्र हो जाता है, क्योंकि ढाल क्या हो गया, सीधे खड़ा हो गया। फिर 7वें नंबर पे मग्न तट से तीव्र ढाल होती है, और महाद्वीपीय ढाल से मंद ढाल होता है, और नीतल एवं ढाल को जोड़ता है, यानी कि महासागर के नीतल को और महाद्वीपीय ढाल को ये महाद्वीपीय उभार आपस में
जोड़ देता है। फिर 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो जिसका नीतल होता है ये समुद्र की जमीन होती है, ये समुद्र की जमीन होती है। और 9वें नंबर पे आप देखोगे तो नीतल पर सकरे लंबे पट्टी के बने हुए कुछ भ्रंश घाटी वगैरह देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नीतल पर या शीर्ष पर लंबे गहरे सकरे भाग की एक भ्रंश घाटी भी देखने को मिलेगी, अर्थात हम इसी को रिफ्ट वैली भी कहते हैं और इसी को महाद्वीपीय कटक भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर हमने पढ़ा है हिंद महासागर में कटक पढ़ा है, आर्कटिक में कटक पढ़ा है, पैसिफिक ओशियन में कटक पढ़ा है, तो ये कटक होते क्या हैं? हालांकि ये क्लास जैसे जैसे आप आगे देखोगे पहले या दूसरे क्लास में, तो जब आप ज्वालामुखी की क्रिया देखोगे ना तो उसमें देखोगे कि बहुत सारे ज्वालामुखी इतने एक्टिव होते हैं कि वो महासागर में भी क्या करते हैं, पानी की सतह से ऊपर आ जाते हैं और आइलैंड बना देते हैं। जैसे जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, इनका निर्माण तो इसी तरीके से हुआ है। लेकिन कुछ ज्वालामुखी की प्रक्रिया ऐसी होती, थोड़ी सी मध्यम होती है, यानी कि थोड़ी स्लो होती है, और वो क्या करते हैं महासागर के अंदर ही इस तरीके के पर्वतों को तैयार कर देते हैं और इसी पर्वत को महासागरीय कटक कहा जाता है, या महाद्वीपीय कटक भी आप इसे कह सकते हो। इस तरीके के ये पर्वत खड़े हो जाते हैं क्योंकि समुद्र से बाहर नहीं निकल पाते ना, तो इनको कटक कह दिया जाता है जो महासागर के अंदर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और इन कटक के बीच में जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ये आपकी भ्रंश घाटी कहलाती है, यानी कि रिफ्ट वैली कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी। अच्छा, मैंने भ्रंश घाटी सबसे खतरनाक वाली कहाँ दिखाई थी? डेथ वैली जो मैंने आपको दिखाई थी वो आपने देखी थी कहाँ पे? कैलिफोर्निया के पास, कोलंबिया नदी के पास देखी थी आपने डेथ वैली। आपको सॉरी, कोलोराडो नदी के पास मैंने आपको दिखाई थी, याद होगा, जो कैलिफोर्निया वाला जो एरिया था, तो वहां पे होवर और बाल्डरवान जहां पे थे, तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी। यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो ये तो था एक बेसिक जानकारी कि अब आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि सबसे पहले हम जिस स्थल पे रहते हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि उस स्थल स्वरूप की उत्पत्ति कैसे होती है। कैसे होती है भाई? तो जरा आ जाओ समझ लेते हैं इसको। देखो, शुरू की जो 2 से 3 क्लासेस होगी ना वो थोड़ी सी इंट्रो के साथ साथ रहेंगी और चीजें आपको थोड़ा थोड़ा आराम से समझते हुए चलना होगा ताकि आपको प्रीलिम्स में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न प्रीलिम्स में भी आते हैं और साथ में आपको मेंस में भी यही सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग पीडीएफ भी देखोगे ना तो यही पीडीएफ मिलेगी जो आप यहाँ पर इस समय अपने डिस्प्ले पर पढ़ रहे हैं। तो स्थल स्वरूप की बात करेंगे, अब इनकी उत्पत्ति की बात। अभी हमें जलमंडल नहीं पढ़ना क्योंकि जलमंडल हम महासागरीय चैप्टर में पढ़ेंगे, ओशनिक ग्राफी में। वायुमंडल नहीं पढ़ना, वायुमंडल जलवायु वगैरह हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ लेंगे। अभी हमें स्थल स्वरूप पढ़ना है। तो जो पृथ्वी की सतह होती है ये सामान्यतः असमांगी होती है। असमांगी का मतलब क्या हो गया? कहीं कहीं आपको समतल देखने को मिलेगी, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगी। उबड़ खाबड़ का मतलब कहीं पठार देखने को मिलेगा, कहीं पहाड़ देखने को मिलेगा, कहीं घाटी देखने को मिलेगी, कहीं पे समतल मैदान देखने को मिलेगा गंगा यमुना का। और ऐसे विश्व में बहुत सारी नदियां हैं जो अमेजन, नील, राइन, यहां पर भी समतल मैदान, उबड़ खाबड़ मैदान देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी एक विशेषता है, ध्यान देना, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट बनते हैं यूपीएससी के। अगर आप लोगों ने यूपीएससी के पीवाईक्यू किए होंगे या फिर यूपी पीसीएस के, अपने स्टेट पीसीएस के, जो भी आप एमपी राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे स्टेटमेंट जब आप देखोगे तो ऐसे प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, और अगर आपने पीडीएफ ले रखी है तो उसमें कुछ चीजें अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूं कि पृथ्वी की ये जो सतह होती है ना वो अस्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। आपको क्या लगता है, आप जहां पर आज मैदानी क्षेत्र में हो, क्या वहां पे हजारों साल पहले मैदान ही था? मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे पहले कभी पहाड़ रहा हो, या पहले कभी वहां पे पर्वत रहा हो, या पहले कभी वहां पे घाटी रही हो, या हो सकता है पहले वहां पे कोई बहुत बड़ा तालाब या गड्ढा रहा हो, नदी रही हो, लेकिन आज उसका स्वरूप कुछ और है। और भविष्य में भी हो सकता है 100 साल, 1000 साल, 500 साल, करोड़ों साल बाद उसमें फिर परिवर्तन आए देखने को। तो कह सकते हो कि जो पृथ्वी की सतह है वो असमांगी होने के साथ अस्थायी और परिवर्तनशील होती है, यानी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसी को क्या कहा जाता है, अर्थ मूवमेंट कहा जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखोगे करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी जैसे गोले का निर्माण हुआ था, तब उसकी वह स्थिति नहीं थी जो आज आप देख पा रहे हो। आज आप देखते हो कि अलग अलग महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के बीच में महासागर हैं, उन महाद्वीपों में पर्वत भी है, पठार भी है, नदी भी है। लेकिन हो सकता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था कई करोड़ों वर्ष पहले, बिलियन वर्ष पहले, तो शायद इस पे ये सारी चीजें नहीं थी। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही थी, ध्यान से समझना, पृथ्वी के अंदर की गति की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात कोई ना कोई ऐसी प्लेटें होंगी पृथ्वी के अंदर जो गति कर रही होंगी, आपस में टकरा रही होंगी, तो घर्षण पैदा कर रही होंगी। तो इसी को हम अर्थ मूवमेंट कहते हैं और इसी वजह से पृथ्वी कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है। लेकिन किस वजह से करती है? तो इसका कारण होता है बल, क्योंकि पृथ्वी
अपनी ओर हर चीज को खींचती है। आपको पता है कि केंद्र में क्या होता है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और केंद्र जो है कि उसका Fe यानी कि लोहे की तरह काम करता है, चुंबकीय तरीके से काम करता है, जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। इट मींस कि वहां से एक बल लगता है, और इस बल के कारण ही पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन होता है। अगर वो स्वरूप की बात करूं तो आंतरिक परतों से जब उत्पन्न होता है बल, तो इसको हम लोग कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। इट मींस कि अंतर्जात बल। अब आपको पता है कि पृथ्वी के बाहर भी कुछ बल लगता है। अच्छा, पृथ्वी पे बाहर से कौन बल दे सकता है? वायुमंडल दे सकता है ना भाई। वायुमंडल ने घेर रखा है पृथ्वी को, तो वायुमंडल बाहर से बल लगाता रहता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि अगर मैं इसमें यह कहना चाहूं कि ये जो पृथ्वी आपको देखने को मिल रही है, तो इस पे जो बाहर से बल लगता है वो कौन सा बल कहलाएगा? वो कहीं ना कहीं वायुमंडल ही तो कहलाएगा, क्योंकि भाई जिसमें हम रह रहे हैं वहां पे वायुमंडल बाहर से बल लगा रहा है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। लेकिन कहीं पे पृथ्वी अंदर से भी तो कुछ बल लगा रही हो। उसका प्रमाण मैं बता दूं। ऐसी कौन सी ताकत है जो पृथ्वी को हिला सकती है? भूकंप है। आप देखते हो भूकंप आता है तो सारी की सारी बिल्डिंगें क्या होती है, मलबा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर गिरता है, पृथ्वी फट जाती है, ऐसी जगह पे बहुत बड़ी दरारें बन जाती है, घाटियां बन जाती हैं। इट मीन्स कि पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहे होंगे जो अंतर से बल लग रहे हो, और जो अंदर से बल लगता है उसी को हम कहते हैं कि आंतरिक परतें, जो अंदर की परतें हैं वो उत्पन्न करती हैं ऐसे बल, और इसी को हम कहते हैं अंतर्जात बल। इट मीन्स कि एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अर्थात अंदर के परतों के बल से ही कहीं ना कहीं भूकंप की घटना होती है, कहीं ज्वालामुखी घटना होती है, कहीं समुद्र में हलचल होती है, सुनामी आती है, या फिर पर्वतों का निर्माण होता है। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इन सब चीजों में। ठीक है, तो ध्यान देना कि क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, इकोनॉमिक्स में आ रही हो, हिस्ट्री में आ रही हो, साइंस में आ रही हो, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। और जल्दी मैं यूपी स्पेशल के पेपर 5 और 6 की क्लास तैयार कर रहा हूँ, नोट्स तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है अप्रैल लास्ट तक वो चीजें मिल जाए आपको। अब यहां पर समझते हैं। तो यहां पे आपने ये देखा कि पृथ्वी के अंदर की जो परतों से बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। जरा इसको याद रखना, क्योंकि सेकंड लेक्चर में इसका बहुत बार यूज होगा। बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल, जिसको हम लोग एंडोजेनेटिक, और एंडोजेनेटिक फोर्स के बाद एक दूसरा फोर्स होता है जिसको हम लोग एक्सोजेनेटिक कहते हैं, बाहर से लगने वाले बल को। तो इसलिए बार बार ये शब्द आएगा तो याद रख लेना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे अगर हम फोकस करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कहती है, भाई जैसे मैंने अभी आपको कट पीस निकाल के दिखाया, जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे कि कट निकाल के अगर मैं दिखाऊं आपको, ये आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये भी तो कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। ये आपकी एक पृथ्वी है, ठीक है, ये एक पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से एक हमने ऐसा एक कट पीस निकाला। ये वाला एक पीस निकाला कि नहीं निकाला? समझ में आ गया? ये पीस कैसे निकला? कट निकाल के। तो यहां पर बात करेंगे कि जब ये पीस निकाला गया तो इसमें 3 लेयर पाई गई। जो ऊपर की लेयर थी, जो सबसे ऊपर की लेयर थी जिस पे हम लोग रहते हैं, और उससे जब हमने थोड़ी अंदर खुदाई की, यानी कि 90 किलोमीटर के आसपास जब हमने देखा, तो यहां पर इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला? यहां पर हमें सियाल देखने को मिला, जो कि क्रस्ट में देखने को मिलता है। सियाल का मतलब होता है, एसआई का मतलब होता है सिलिका, और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। क्योंकि हम लोग सिलिका को सिंपल एसआई लिख देते हैं और एल्यूमिनियम को सिंपल एल लिख देते हैं। तो अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है क्रस्ट पे। लेकिन जब हम इसके और अंदर जाते हैं, इस परत पे आते हैं, मेंटल वाले परत पे आते हैं, जब यहां पर, तो यहां हमें क्या मिलता है? सीमा मिलती है। ये सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है, ठीक है, जो लप्पू से सचिन लेकर आ गया पाकिस्तान से, ये वो सीमा नहीं है। ये सीमा कौन सी है? तो ये सीमा का मतलब हो गया एस आई मतलब सिलिका हो गया, और एम ए का मतलब हो गया मैग्नीशियम। अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम हमें देखने को मिलता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में। और जो सबसे इनर कोर होती है ना, जो सबसे आंतरिक परतें होती है, जो सबसे अंदर वाली परत होती है, इसे हम लोग नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। नीफे का मतलब हो गया एन आई का मतलब हो गया निकेल, और एफ ई का मतलब हो गया आयरन। इट मीन्स कि फेरस ऑक्साइड या लोहा कह सकते हो। तो निकेल भी देखने को मिला और फेरस भी देखने को मिला। अब ये प्रश्न आप पीवाईक्यू में सॉल्व करोगे, यूपी पीसीएस में, अपने स्टेट पीसीएस में, राजस्थान एमपी में, या यूपीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। कैसे? तो समझते हैं। यहां पर आप देखो कि सियाल की बात करें, जो कि क्रस्ट में देखने को मिलेगा, तो इसमें सिलिका है और एल्यूमिनियम देखने को मिलती है क्रस्ट में। वहीं सीमा की बात करें, इट मींस कि मेंटल, जिसे हम लोग मेंटल, ये मेंटल मतलब पागल नहीं, बल्कि इस मेंटल को नाम ही दिया गया, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिला। वहीं नीफे की बात करें, जो कि कोर एरिया होता है पृथ्वी का, इसे हम लोग निकेल और फेरस यहां पे देखने को मिलता है। जैसे वो कौन सा कोर एरिया होता है?
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे पृथ्वी का ये कौन सा एरिया, ये सबसे अंदर का परत है, सबसे अंदर का, जिसको हम लोग इनर कोर कहते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आउटर कोर भी देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ही कोर में आपको निकेल और Fe यानी कि लोहा देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट इसे याद रखा जाता है कि ये एक नीफे है और साथ में क्या है, फेरस ऑक्साइड है। क्लियर हो गई बात। तो पृथ्वी की जो 3 परतें निकाली, अब इन्हीं 3 परतों को हमने एक टुकड़े के रूप में बाहर निकाला और इसकी स्टडी करनी शुरू कर दी, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो क्या इसकी स्टडी हमने की, अगर हम बात करें इसकी, तो क्या क्या हमने स्टडी की, तो जरा देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है, जो हम लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, नहीं जहां पर हम रहते हैं, और उसके अंदर की परतों के बारे में कई बार आपसे पूछा गया है और उसकी कनेक्टिविटी वाले पॉइंट को भी पूछा जाता है। क्या कहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी वाले पॉइंट को भी पूछा जाता है। जैसे अब यहां पर आप देखोगे कि हमने एक पृथ्वी का इस कट को बाहर निकाल लिया, जैसे हमने यहाँ पे इस कट को बाहर निकाल लिया। तो इस कट को जब बाहर निकाला और इसका स्टडी किया, तो यहां पर आप देखोगे कि इसमें क्रस्ट भी इंक्लूडेड है और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, यानी जैसे मान लो कि एक मेंटल है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेंटल में ये एक बीच में दुर्बल मंडल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्रस्ट। तो हमने क्या लिया, हमने ये तो एक ले लिया क्रस्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट वाले पार्ट को। और इसमें जो आप मेंटल देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, देखो ध्यान से समझोगे तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूं और इतनी डिटेल से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। नोट्स के साथ, वो भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसकी क्लासेस दे रहा हूं, तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। अब मेंटल में भी क्या है, ये पूरी की पूरी एक परत मेंटल है, लेकिन ये आपकी हो जाएगी लोअर मेंटल, ठीक है, एल एम में लिख दूं, और ये आपकी हो जाएगी अपर मेंटल, यू एम लिख दूं। तो अपर मेंटल और क्रस्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, ये कैसा है, अपर मेंटल है और क्रस्ट है। तो इसमें आपको स्थल मंडल देखने को मिला, जहां पे स्थल खंड होगा और जल मंडल होगा। लेकिन असली कहानी तो दोस्तों उसके नीचे होती है, लिथोस्फीयर के नीचे। यहां पर आप देखोगे एक छोटा सा लिक्विड वाला फॉर्म होता है, पतला सा, जो इस तरीके से है, इसे दुर्बल मंडल कहा जाता है। हालांकि ये भी क्या होता है, ऊपरी मेंटल का निचली परत होती है, ऊपरी मेंटल का निचली परत, क्योंकि मेंटल को ही 2 पार्ट में तोड़ा गया है। ऊपरी मेंटल का निचली परत है ये, जो कि दुर्बल मंडल होता है, इसको इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मध्य मंडल होता है, जो कि ये भी कैसा होता है, लोअर मेंटल होता है, लोअर मेंटल। और इस मध्य मंडल में मीसोस्फीयर कहते हैं इसको। और सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा कोर एरिया, जिसको हम बैरीस्फीयर कहते हैं, यानी कि केंद्र मंडल, जिसमें आपको आउटर कोर और इनर कोर दोनों देखने को मिले थे, आउटर कोर और इनर कोर। अब जरा समझाता हूं मैं आपको इमेज। अब यहाँ इमेज अगर आप देख रहे होगे, इमेज में अगर आप देखोगे, चलो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे 2 लाइनें जा रही हैं, एक पतली पतली लाइनें जा रही है, देखो जहाँ पे ब्राउन कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्रस्ट भी देखने को मिलेगा, और इसी पार्ट में थोड़ा सा आपको मेंटल भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मेंटल है, ये अंदर का मेंटल है, जो लोअर मेंटल होता है, जिसमें यहाँ पे आपको दुर्बल मंडल वाली ये परत देखने को मिलेगी। कौन सी परत देखने को मिलेगी, तो आप देखोगे ये वाली, ये आपको इसके बीच में आपको यहाँ पे दुर्बल मंडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आपको ये लोअर मेंटल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्रस्ट प्लस मेंटल जो है कि दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हमने पृथ्वी के आंतरिक पार्ट को बाहर निकाला, तो उसमें हमें सबसे पहले मिला लिथोस्फीयर। उस लिथोस्फीयर में आपको क्रस्ट देखने को मिला और मेंटल की ऊपरी परत देखने को मिली, जिसमें स्थल और जल दोनों था। सेकंड आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिला, जो कि एक दुर्बल मंडल था। और इसमें अगर आप देखोगे, इसके बाद एक मिलेगा आपको मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर का मतलब होता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल आपको देखने को मिला मध्य मंडल के अंतर्गत जो कि आता है, और यह भी एक ऊपरी मेंटल की निचली परत होती है। इसके बाद बैरीस्फीयर देखने को मिलेगा, जो कि केंद्र मंडल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, केंद्र मंडल के रूप में जाना जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, आपको क्या लग रहा है कि जैसे हम चावल और दाल को अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या मिट्टी की आंतरिक परतों में, पृथ्वी की आंतरिक परतों को अलग अलग कर सकते हैं? ये बिल्कुल वही हो जाएगी स्थिति कि दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें अलग करने के लिए भी कुछ कैटेगराइजेशन कहता है। तो कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां पे दोनों विशेषता देखने को मिलती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आपकी स्टडी का, आपने स्थल मंडल देखा होगा, जल मंडल देखा होगा, उनके बीच में आपको रामसर साइट देखने को मिलती होंगी, आर्द्र भूमियां। वो क्या करती हैं, अगर मैं कहूं कि ये आपका वाटर बॉडीज है और ये आपका जो है कि लैंड है, यानी कि ये क्या आपका स्थल मंडल है, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है जहां पे पानी भी होता है, स्थल खंड भी होता है, और यही आपका कैसा जोन कहलाएगा, यही आपका एक डिसकंटिन्यूटी यानी कि अशांत क्षेत्र कहलाएगा, यानी जो संक्रमण जोन के रूप में जाना जाएगा, जिसमें आपको आर्द्र भूमि के रूप में
आपको स्थल खंड की विशेषता भी देखने को मिलेगी और वाटर बॉडीज की भी विशेषता देखने को मिलेगी। तो सेम पृथ्वी की आंतरिक परतों में जैसे यहाँ पे एक परत हो गई एक्स, एक परत हो गई वाई, लेकिन इन दोनों का यहाँ पे मिश्रण भी देखने को मिलता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन जोन कहते हैं या अशांतक क्षेत्र कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्षेत्र एक्स हो गया, ये क्षेत्र वाई, लेकिन ये वाला कैसा क्षेत्र होगा, यही तो एक्स वाई होगा जहाँ पे एक्स की भी विशेषता है और वाई की भी विशेषता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा है प्रीलिम्स में और पीसीएस ने भी पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंतर्गत जो लेवल है उसको आपको बताना है कि वो क्या होता है। तो समझिए, देखो यूएम का मतलब होता है अपर मेंटल, एलएम का मतलब होता है लोअर मेंटल, ओसी का मतलब होता है आउटर कोर और आईसी का मतलब होता है इनर कोर। ये पूरा क्रम होता है, इसी तरीके से आप अंदर जाओगे। तो यहां पर आप देखोगे कि इस तरीके से अगर मैं ये बात करूं कि ये क्रस्ट है, आपका क्या है दोस्तों, क्रस्ट है। क्रस्ट नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, क्रस्ट कह रहा हूं, ध्यान से समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो यहां देखो, ये जो मैंने डॉट डॉट करके बनाया और इसके बाद आप देखोगे ये एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, पहले आपको ये समझना होगा, पहले आपको ये कैटेगराइजेशन पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लो ये पृथ्वी का टुकड़ा है, तो ये कौन सा एरिया हो गया दोस्तों, यहां से यहां तक जहां पे मैं ये लाइन इस तरीके से खींच रहा हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तो क्रस्ट हो गया। दूसरा एक आपका डायग्राम ये है, मैं इस तरीके से आपको कलर चेंज कर रहा हूं, आप यहां पे समझ पाओगे इस तरीके से। फिर तीसरा आपका एक और आता है जिसको मैं इस तरीके से इस कलर से करता हूं, इस तरीके से, ठीक है। आपने तीन अलग अलग कलर देखे। अगर मैं कहूं पहले वाले बॉक्स को अगर मैं कहना चाहूं तो पहला वाला बॉक्स क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। दूसरा वाला बॉक्स क्या हो गया, मेंटल हो गया। तीसरा वाला बॉक्स क्या हो गया, कोर हो गया। ये तीनों कोर हो गए, लेकिन क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी तो एक कनेक्टिविटी होगी, मेंटल और कोर के बीच में भी एक कनेक्टिविटी होगी। साथ में उस क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट होगा, मेंटल में अपर मेंटल लोअर मेंटल होगा, कोर में भी अपर आउटर कोर और इनर कोर होगी। तो इनके बीच में भी तो कहीं ना कहीं संक्रमण जोन होगा, संक्रमण क्षेत्र होगा। तो इसी को डिफरेंशिएट किया गया है कि अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना, इस वाले पूरे जोन में एक एक करके समझाता हूं, फिर मैं आपको रटा दूंगा। ये वाला जोन लोअर मतलब मेंटल है, पूरा पूरा, अपर लोअर छोड़ दो, अभी मेंटल याद रखो। दूसरा अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करूं, इसकी, ये क्या हो गया दोस्तों, क्रस्ट हो गया। तो मुझे बताओ क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन कनेक्टिविटी दे रहा है, मोहो दे रहा है, मोहो, MOHO। इट मींस कि ये जो कनेक्टिविटी देगा आपको, ये क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच में ये कनेक्टिविटी दे रहा है। क्रस्ट और मेंटल के बीच का ये संक्रमण जोन है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये तो मेंटल हो गया, नीचे वाली जो पार्ट है ये आपका कोर एरिया है। तो मुझे बता दो जरा, मेंटल और कोर के बीच में कौन आपको कनेक्टिविटी दे रहा है, गुटेनबर्ग दे रहा है। क्या दे रहा है, गुटेनबर्ग। यानी ये मेंटल प्लस जो है कि आपके कोर के बीच में कनेक्टिविटी दे रहा है। तो क्लियर होगी बात। पृथ्वी की तीन परतें, क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपको मोहो कनेक्टिविटी देगा, फिर मेंटल और कोर के बीच में आपको गुटेनबर्ग कनेक्टिविटी देगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन अब इसमें हम और भी डिवीजन करेंगे कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में क्या है, अपर मेंटल लोअर मेंटल में क्या है, और आउटर कोर इनर कोर में क्या है। इसमें भी तो डिफरेंस होता है, समझते हैं। यहाँ पे देखोगे ये एक लाइन जा रही है जो कहीं ना कहीं अपर कोर की बात अपर क्रस्ट की बात करेगा और एक लोअर क्रस्ट की बात करेगा। इनके बीच में कोनोरॉड आएगा, ये एक अशांतत्य क्षेत्र होगा। उसी तरीके से इस पूरे मेंटल के अंतर्गत इसमें डिवीजन देखने को मिलेगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसके बीच में कनेक्टिविटी रेपिटी देगी। और अगर हम बात करें आउटर कोर और इनर कोर के बीच में एक कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो इसके बीच में लेमन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेमन। तो अब इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। सीधी सीधी बात है कि अब इन शॉर्ट समझना, ठीक है, इन शॉर्ट समझना। अगर पीडीएफ है आपके पास तो आप साइड में कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। क्या समझना है कि कोनोरॉड आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में अंतर करता है, वहीं मोहो आपका जो है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में करता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में करता है। फिर उसके बाद रेपिती पे आते हैं तो रेपिती आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में करती है डिवीजन। फिर गुटेनबर्ग के बीच में आते हैं तो गुटेनबर्ग आपकी मेंटल पूरे और कोर के बीच में करती है। फिर लेमन के बीच में आते हैं तो लेमन आपकी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में करती है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देखोगे क्रस्ट भी आपका ठोस है, मेंटल भी आपका ठोस है और आपका इनर कोर भी ठोस है। केवल एक ऐसा पार्ट है जिसे हम आउटर कोर कहते हैं, यही बस एक तरल अवस्था में होता है, बाकी सारी की सारी आपकी ठोस अवस्था में होती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर ठोस चीजें ज्यादा है या लिक्विड ज्यादा है?
जब आप PSL तरंगों की जब बात करोगे, भूकंपीय तरंगों की बात करोगे, तो यहाँ पे इसकी उपयोगिता आएगी। देखो यही तो स्टार्टिंग की जो 2-3 लेक्चर होंगे ना, वो आपके इतने सॉलिड होंगे कि यहाँ से अगर आपका बेस बन गया तो पृथ्वी में होने वाली जितनी भी हलचल है, चाहे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो, पर्वत का निर्माण हो या पठारों का निर्माण हो, ये सारी चीजें आप समझ पाओगे। सुनामी वगैरह कैसे आती है ये सब समझ जाओगे। तो इसलिए 2 से 3 क्लास को बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना। मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मेंस की क्लास 2 महीने में नहीं खत्म होती। मेंस की क्लास एक लंबे समय में खत्म होती है। हो सकता है मुझे 4 से 5 महीने लगेंगे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने में। उसमें ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, साइंस होगी, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी हो गई। बहुत सारी जो है कि टॉपिक्स होंगे जो 5 से 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप एक किस तरीके से निकलोगे ना तैयार होके, कि आप कहोगे हाँ सर अब मुझसे प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, तब मैं जब मॉडल आंसर कराऊंगा तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पे आपने समझ लिया, तो देखोगे कि आपका क्रस्ट हो, मेंटल हो या इनर कोर हो, ये सभी के सभी ठोस अवस्था में केवल आउटर कोर ऐसा पार्ट है जो आपका लिक्विड फॉर्म में है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा हम बात करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक परतों का अध्ययन करने पे कुछ लोगों ने विचार किया कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में आपने बताया कि हमें सियाल यानी कि सिलिका एल्यूमिनियम मिल रहा है, सिलिका मैग्नीशियम मिल रहा है, निकेल फेरस मिल रहा है। तो क्या पृथ्वी की अंदर की जो संरचना है वो पूरी तरीके से ठोस है क्या? कुछ लोगों में आपस में जो भूगर्भ शास्त्री थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा था, क्योंकि भाई जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो उसकी आंतरिक संरचना तो जाननी पड़ेगी। और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही है? भाई ग्रेविटी होना अलग बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स होना अलग बात है, लेकिन वो ग्रेविटी का फोर्स तैयार क्यों हो रहा है? वो ग्रेविटी का फोर्स किसकी वजह से काम कर रहा है? क्या कोर एरिया में लोहा ज्यादा है जो चुंबक की तरह काम कर रहा है, हर चीज को अपनी ओर खींच ले रहा है, नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक दोनों को खींच रहा है? ग्रेविटी कैसे काम कर रही है, इसके बारे में जब बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ रिसर्चर्स के बीच में, भूगर्भ शास्त्रियों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पृथ्वी के अंदर की परतों का अध्ययन कर लेते हैं। कुछ ने कहा ठीक है हम करते हैं, घनत्व पे आधारित हम अध्ययन करेंगे। घनत्व का मतलब होता है, सिंपल सी बात समझो सिंपल भाषा में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप नहीं समझ पाते हो। घनत्व कब अधिक होगा? जब ठोस के बीच यानी कि कणों के बीच में आपस में क्या होगा, बहुत ही निकट होंगे, यानी कि बहुत आपस में पास पास होंगे, तो मैं कह सकता हूं इसका घनत्व अधिक है। अगर मैं कहूं एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, इस तरीके से दूर दूर अगर रहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इसका घनत्व कम होगा। यानी घनत्व का मतलब हो गया कि चाहे वो द्रव हो या फिर वो गैस हो या फिर वो ठोस हो, ठीक है, जिसके अणु ज्यादा नजदीक होंगे, ज्यादा पास पास होंगे, उनका घनत्व मैक्सिमम होगा, और जिसके अणु दूर दूर होंगे या दूर दूर रहेंगे जिस भी पदार्थ के, उसका घनत्व कम होगा। तो भाई बात ये हुई कि क्या पृथ्वी के अंदर घनत्व सबसे ज्यादा है क्या? सबसे ज्यादा घनत्व होने का मतलब कि पृथ्वी अंदर से पूरी तरीके से ठोस हो सकती है, क्योंकि घनत्व कहां ज्यादा दिखेगा? ठोस में तो दिखेगा। लिक्विड में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। गैस में क्या होता है, गैस के अणु तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, अलग अलग दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के पास नहीं रहते। लेकिन ठोस में एक दूसरे के पास रहते हैं और ठोस सबसे ज्यादा सॉलिड हो जाता है। तो बात आती है कि क्या पृथ्वी के केंद्र में घनत्व सबसे अधिक है या घनत्व कम है? अगर घनत्व सबसे अधिक है तो इट मींस कि पृथ्वी अंदर से बिल्कुल सॉलिड है। और अगर सॉलिड है तो पी कैसे गति कर रही है? पी जो भूकंप की तरंगे हैं, एस होती है, एल होती है, क्योंकि जो एस भूकंपी तरंगे हैं उनकी विशेषता होती है कि वो केवल ठोस में गति करती है, लिक्विड में नहीं। लेकिन पी की ये विशेषता होती है वो ठोस और लिक्विड दोनों में गति कर रही है। तो डाउट हुआ कि यार फिर लिक्विड होगा तभी तो पी गति कर रही है अंदर, और एल तो जो है कि बिल्कुल सरफेस पे करती है, जो विध्वंसकारी होती है। आगे ये भी समझोगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, घनत्व पे आधारित अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें लगता है पृथ्वी अंदर से ठोस है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि क्यों ना हम तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन कर लें, कि पृथ्वी के अंदर भी तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो विघटन होने की वजह से क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। आप प्रति 100 मीटर 200 मीटर अगर अंदर गहराई में जा रहे हो तो धीरे धीरे 1-2 डिग्री करके तापमान बढ़ता जाएगा। ध्यान से समझना, जब आप पृथ्वी की वायुमंडल की ओर ऊपर उठते हो तो आप कहते हो 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर जाने पे या 1.5 किलोमीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है पृथ्वी के ऊपर की संरचना में। मैं वायुमंडल की बात कर रहा हूँ। क्षोभ मंडल से ऊपर जाओगे धीरे धीरे तो आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, होता है ना। लेकिन पृथ्वी की अंदर की परतों में जब आप खोदते हुए अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे रेडियो एक्टिव तत्वों का आपस में विघटन हो रहा होता है, वो टूट रहे होते हैं और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। भूतापीय एनर्जी यहीं से आती है और ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी हीट पैदा कर रहे होते हैं। तो क्या पृथ्वी अंदर से हीट है? क्या पृथ्वी अंदर से गर्म है? और अगर गर्म है तो किसी भी पदार्थ की एक इलास्टिसिटी होती है जहां पे जाने के बाद वो इससे अधिक गर्म नहीं हो सकती, और उससे अधिक गर्म होने पे पृथ्वी फट जाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है पृथ्वी अंदर से गर्म भी हो,
ठोस नहीं होकर गर्म हो सकती है, तो इस पे भी अध्ययन करने की बात की गई। फिर सबसे लास्ट में टेक्टोनिक प्लेट पर बात की गई कि यार ये सब दोनों अध्ययन बेकार हैं, हम बात करेंगे भूकंप शास्त्र पर, यानी भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी के अंदर की परतों में टकराहट होती है, अपसारी प्लेट संचलन होता है, अभिसारी प्लेट संचलन होता है, क्षैतिज संचलन होता है, अलग अलग संचलन होते हैं टेक्टोनिक प्लेट के माध्यम से, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक परतों में हलचल होती है और वो हलचल पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को पता चलती है, महसूस होती है और उन्हें लगता है कि भूकंप आ गया। तो भूकंप पर भी अध्ययन किया गया। फिर फाइनली जो है कि भूकंप के अध्ययन को वैलिड माना गया कि हाँ बिल्कुल, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकली कि ये पता चला कि पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो पृथ्वी अंदर से ठोस भी है। जब तापमान पर आधारित अध्ययन किया तो यह भी पता चला कि पृथ्वी अंदर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर युक्त है, लेकिन एक निश्चित समय तक ही टेम्परेचर मिलता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ज्वालामुखी इसका प्रमाण है दोस्तों। सारी चीजें मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। जब कनेक्टिविटी के साथ आप पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी अब समझ में आ गई सर। बिल्कुल। और साथ में अगर आपने मैपिंग की क्लास कर ली तो और भी माशाअल्लाह हो जाएगा। वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा होना, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोकेशन जिस तरीके से मैं आपको ट्रैक करा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। एटलस में क्लासेस देख लेना, प्लेलिस्ट में होगी। ज्वालामुखी क्यों भाई बाहर निकलता है? ज्वालामुखी में आग ही तो निकलती है, तो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं फायर है। इट मीन्स कि टेम्परेचर अधिक होगा तभी तो आग है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी के कितनी गहराई तक ज्वालामुखी है, यानी कितनी गहराई पे ज्वालामुखी बनते हैं, कितनी गहराई पे तापमान बहुत अधिक होगा जहां से पृथ्वी के अंदर लाल लाल आग जैसे गोले बाहर निकलते हैं ज्वालामुखी में। अक्सर आपने यही देखा होगा। तो बात हुई कि यार घनत्व पे आधारित अध्ययन करें या तापमान पे करें या भूकंप पे, तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि हम तीनों पर ही अध्ययन करेंगे और तीनों का जो भी रिजल्ट आएगा हम उस चीज को समझेंगे। लेकिन अब हम इसकी क्लास को अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा ना कि हम एक साथ स्टडी करेंगे कि घनत्व का क्या रिजल्ट निकला, ताप आधारित क्या रिजल्ट निकला और भूकंप आधारित क्या रिजल्ट निकला। और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों जो अध्ययन थे उसने क्या क्या एक नए कीर्तिमान या नए एक प्रतिमान स्थापित किए कि पृथ्वी का घनत्व कितना है अंदर से, जो कि सौर मंडल में स्थित जितने भी आपके ग्रह हैं, जो कि 8 ग्रह हैं, उनमें सबसे अधिक पृथ्वी का ही घनत्व कैसे हुआ। फिर तापमान पे आधारित हम स्टडी करेंगे कि पृथ्वी की अंदर की परतों में हम 2900 किलोमीटर, कितना मैंने कहा 2900 किलोमीटर जब हम अंदर की परतों में जाएंगे तो वहां तक आपको टेम्परेचर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। फिर भूकंप पे आधारित भी हम अध्ययन करेंगे। तो तीनों का कंपैरिजन जब हम एक साथ कर पाएंगे तब चीजें वहां पे समझ में आएगी। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि घनत्व आधारित अध्ययन हम बताएंगे, कल इस चीज को पढ़ेंगे, यहाँ पे फिर इसके मत को पढ़ेंगे, कैसे तापमान पे आधारित फिर हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे भूकंप शास्त्र पे आधारित पढ़ेंगे। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। और अगर आप इसकी हैंड रिटन पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं, देखिए ये जो पीडीएफ है ये बाई करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। हालांकि क्लासेस इसकी फ्री है, आप चाहे तो यूट्यूब से भी क्लासेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेंगी, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको परचेस करनी पड़ेगी, जिसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। वहां से आपसे हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। ध्यान देना, कॉल अगर करेंगे तो रिसीव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैसेज का रिप्लाई तुरंत मिलता है। तो ये सारी चीजें रहेंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, वो आपका बहुत ही वैल्यूएबल होता है हमारे लिए, ताकि हमें पता चलता है कि आपकी नेक्स्ट डिमांड क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।